नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विथ अंकित परिवार पे, और आप सभी के लिए एक विशेष सेशन में लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। आप सबको पता ही है कि बिहार में बड़े स्तर की वैकेंसीज हैं, चाहे हम बिहार पुलिस की बात करें, दरोगा की बात करें, सिपाही की बात करें या फिर एसएससी की बात करें। एसएससी में भी आप सभी का 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल यानी कि सीजीएल सबके लिए वैकेंसी जो है तगड़ी है ना। तो इनमें देखा जाए तो जीके जीएस लगभग सब में है। 10th लेवल का भी उठाकर देख लो, सिलेबस वहाँ पर भी है। जो इंटर लेवल का वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जो आया है 15 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन भी होंगे, वहाँ पर भी जीके जीएस का सेक्शन है। सीजीएल में भी आपका जीके जीएस का सेक्शन है, बिहार दरोगा में है, सिपाही में है ना, उसके बाद ड्राइवर वाले में है। तो हर जगह जब हैं तो हम अलग अलग क्यों पढ़ें? क्यों ना हम एक ऐसी ही क्लास यहाँ पर उपलब्ध करवा दें जिसमें सभी एग्जाम से जुड़े हुए बच्चे जो हैं यहाँ पर जुड़ सकें और सबकी तैयारी बेहतरीन और धारदार हो सके। तो इस सेशन के तहत मैं आप सभी के लिए विशेष रूप से जो अभी तक विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे सेंट्रल लेवल की बात कर ले या अपने स्टेट लेवल की बात कर ले, अलग अलग विषयों से पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के ये जीके जीएस का सेशन जो है ये मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न होंगे जो पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों के आधार पर और क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ यहां पर देते हुए चलूंगा। ठीक है, तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे और आप सभी को मजा आएगा ये सेशन करके, है ना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। यहां पर जो प्रश्न होंगे ये प्रश्न कहां कहां से होंगे तो ध्यान रखना, जो प्रश्न होंगे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार राज्य विशेष, है ना, यहां तक कि साइंस के भी प्रश्नों को मैं यहाँ पर शामिल करूंगा। इसको आप सभी एज अ टेस्ट भी लेकर चलना, एज अ रिवीजन भी लेकर चलना, और अपने नोट्स बनाना चाहो तो आप वो भी बनाते हुए चलना। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। फिर से बता दूं, ये जो है आपका सेशन ये बिहार दरोगा के लिए भी है, बिहार सिपाही भर्ती के लिए भी है ना, बिहार एसएससी के लिए भी है, और जीके जीएस का जो आपका पार्ट है वो सब यहां पर कवर हो जाएगा। और इसलिए मैंने आज थंबनेल ही चेंज करवा दी है और आज से क्लास 1 मान के चलना। ठीक है, चलो तो आज का पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डैम इन बिहार? कोसी बांध, सोन बांध, कनक बांध या फिर गंडक बांध? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? तो अगर हम बात कर लें यहां पर सही आंसर का, तो बिहार का सबसे बड़ा बांध जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सोन बांध। ठीक, अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं ध्यान रखना। 3 नदियों पर हमने बड़ी परियोजनाएं प्रारंभ कर रखी है। एक गंडक नदी पर, दूसरा कोसी नदी पर, और तीसरा जो है वो सोन नदी पर। ये तीनों ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसका मूल उद्देश्य है सिंचाई के साथ साथ बाढ़ को नियंत्रित करना, बिजली उत्पादन करना, है ना, और स्वास्थ्य में जो मलेरिया है मलेरिया को भी यहां पर कम से कम करना। इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत हमने की थी। सोन नदी की बात कर ले तो सोन नदी के संदर्भ में क्या क्या पूछा जाएगा, है ना, सोन नदी के बारे में। तो ध्यान रखना, अगर इस बांध की बात कर लें तो बिहार में सबसे पुरानी अगर सिंचाई परियोजना किसी नदी पर स्थापित की गई है तो वो है सोन नदी पर, है ना। तो यहां पर एक डेटा क्या हो जाएगा? बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक सिंचाई प्रणाली, है ना, सबसे पुरानी आधुनिक सिंचाई प्रणाली। ठीक है, किस नदी पर हमने स्थापित किया हुआ है? तो सोन नदी पर स्थापित किया हुआ है। कब किया था? तो हमने किया था अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर। क्या समय काल क्या था? 1873-74, है ना। 1873-74 में हमने कहां पर? तो डेहरी में एक बांध बनाया जिसे डेहरी ऑन सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेहरी ऑन सोन कहा जाता है। फिर यहां पर देखें तो 1960 में हमने बनाया
क्या चीज? इंद्रपुरी बैराज। क्या बनाया हमने? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया। ये क्या है? बिहार का सबसे बड़ा। अगर बड़ा कह रहा है तो कितना बड़ा है भैया? इसकी लंबाई कितनी है? तो 1407 मीटर ये लंबा है, या फिर फीट में पूछे तो 4616 फीट इसकी क्या है? लंबाई है। इतना बड़ा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसकी निर्माण 1960 के दशक में हुई थी। 1968 में ये चालू भी हो गया था। ठीक, इसके साथ साथ अगर बात करें बांध से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो बांध से और क्या प्रश्न बनेगा? तो एक बनेगा गयाजी बांध से। किससे बनेगा? तो गयाजी बांध जो है ना, गयाजी बांध से आपके क्या होंगे? प्रश्न बनेंगे। क्या बनेगा? कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहां पर स्थित है? ठीक है, तो क्या बताओगे? अपने बिहार में। बिहार में भी किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे भारत का सबसे लंबा, ठीक है, भारत का सबसे लंबा रबर डैम, रबर का बांध। ठीक है, अगर पूछे ये गयाजी बांध जो है किस नदी पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्या लिखोगे? लिखोगे फल्गु नदी, है ना। फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी पर हमने इसे स्थापित कर रखा है। 2022 में 8 सितंबर को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात करें सबसे लंबा है तो कितना है? तो लिख लेना यहां पर 411 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 411 मीटर लंबा है। ठीक है, जिससे रिलेटेड जितनी डेटा हो सकती है, जहां से क्वेश्चंस बन सकता है, वो सारी चीजें मैं देने का प्रयास करूंगा, है ना। चाहे सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हमारे पास अब उतना समय नहीं है। हम ज्यादा अगर दूसरे से मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क रिलेटेड कंटेंट अगर साथ में लिखते हुए ना चले, तो हम क्या हो जाएंगे? बाकियों से पीछे हो जाएंगे, और हमें बाकियों से पीछे नहीं होना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? विच इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक? कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कि ये कहां पर अवस्थित है। ठीक है, चलो यहां पर अगर हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कांवर झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे जल का गोखुर झील है। गोखुर झील इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है? तो इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण होता है नदी के विसर्पण से। कैसे होता है? तो नदी के विसर्पण से इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, कैसे विसर्पण होगा? तो मैदानी भागों में नदियों के पास उतनी ताकत नहीं होती कि वो काट के चट्टान निर्मित करें और फिर अपना मार्ग स्वयं ही बनाए। तो जहां पर कमजोर चट्टानें होती है, वहां से अपना मार्ग निकाल लेते हैं। तो अगर मैदानी भागों में देखें तो नदियां ऐसे चलती है, और चलते चलते क्या होता है कि ये नदियां जो है इधर काटती जाएगी, इधर काटती जाएगी, और यहां से डायरेक्ट हो जाएगी, और ये वाला एरिया जो है एक झील के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये गाय के खुर के जैसा दिखाई दे रहा है। अब जब इसका नामकरण हो रहा था, तो सबसे पहले इसको हमने नाम क्या दिया? हमने नाम दिया गोखुर, है ना। क्यों गोखुर हमने नाम दिया? क्योंकि गाय के खुर के जैसा दिखाई दे रहा है। तो बगल में बैल महाराज बैठे थे, वो दुखी हो गए कि भैया हमसे क्या दुश्मनी है, हमारे ऊपर क्यों नहीं नाम रखा जा रहा? तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये हिंदी में रखा है, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, लो भैया हम तुम्हारे ऊपर भी नाम लिख देते हैं, है ना। तो हमने क्या कर दिया? ऑक्सबो लेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे जल का गोखुर झील है। ठीक है, कांवर झील। अब पूछेगा कि ये कांवर झील कहां पर अवस्थित है? कांवर झील कहां पर अवस्थित है? तो क्या लिखोगे? लिखोगे बेगूसराय जिला। ठीक है, बेगूसराय जिला जो है, बेगूसराय जिला में ये अवस्थित है। ठीक, पूछे किस नदी के विसर्पण से, तब क्या लिखोगे? लिखोगे बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से निर्माण। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से निर्माण, विसर्पण से इसका निर्माण हो रखा है। ठीक है, और क्या पूछेगा? पूछेगा बिहार का पहला रामसर स्थल यही था, है ना। तो बिहार का प्रथम रामसर स्थल, बिहार का
पहला रामसर स्थल अगर आप सभी से पूछे, है ना, रामसर स्थल, तो वो भी कौन होगा? वो भी होगा आपका कांवर झील। क्लियर है? अब रामसर स्थल 3 हो चुके हैं, एक तो पहला ये हो गया, और फिर एक नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य और एक नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, दोनों ही अब बिहार के नए रामसर स्थल है। तो बिहार में रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है 3। यहीं पर लिख लो, यहां पर रामसर स्थल हो गया ना, पहला हो गया, तो यहां पर दूसरा, है ना, और प्लस में तीसरा मैं यहीं पर लिख देता हूं, एक है नागी डैम, है ना, एक कौन सा है? नागी डैम, और दूसरा है कौन सा? नकटी डैम, है ना, नेकटी डैम। और ये दोनों ही क्या है? बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो अब बिहार में कितने? 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो साथ में करंट भी हम अपडेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अकॉर्डिंग टू excavated evidences the beginning of animal husbandry was। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं नव पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में। बताएंगे कि जो हमें सोर्सेस की प्राप्ति हुई है उसके आधार पर अगर हम कहें कि पशुपालन जो है, पशुपालन की शुरुआत कब से हुई थी? बताएं। बताएंगे सभी, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, सी के साथ सभी जा रहे हैं ना, पशुपालन की बात की जा रही है, बताएंगे क्या होगा इसका सही। जब 5 हो गया, अच्छा, अपडेटेड नया हुआ है क्या अभी? चूंकि अन्य क्लासेस में इतना बिजी हूं कि करंट पर थोड़ा सा कम ध्यान जा रहा है, एक बार देख के मैं आप सभी को कल अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, डी के साथ सभी जा रहे हैं ना। इसका सही आंसर जो है, अगर पशुपालन की बात कर लें तो पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी, ये बात ध्यान में रखना। और मध्य पाषाण काल में भी कब? तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, ठीक है। इस समय काल तक मानव आते आते पशुपालन करने लगा था। पहले क्या करता था? शिकार करता था, पहले अकेले करता था। तो एक तरफ से क्या है, एक तरफ से जानवर भाग रहा है, एक तरफ से पीछे से, है ना, कलुआ भाग रहा है एकदम शिकार करने के लिए, है ना। और यहां पर रेस हो रही है, सुबह से शाम तक थक गया लेकिन ये शिकार नहीं कर पाया। अब कलुआ का धीरे धीरे दिमाग आया कि भैया इधर भाग रहा है, क्यों ना अपने भैया को यहां पर खड़ा कर दूं। तो भैया को इधर से खड़ा कर दिया, है ना। तो अब ये इधर भाग गया। फिर फूफा, चाचा, ताई के लड़के को बुलाया कि भैया तू इधर आ और तू इधर आ। अब चारों ओर से क्या कर लिए? मिल के घेर लिए, तो शिकार आसानी से होने लग गया। अब तुरंत ही मार देते थे तो मांस जो होता था खराब हो जाता था, अगले दिन खाते थे तो पेट वेट खराब हो जाता था। तो फिर इसी में कोई साइंटिस्ट रहा होगा, बोला कि नहीं, मारेंगे नहीं। जब समूह में ये शिकार करना सीख लिए तो पहले जितना शिकार होता था उससे कहीं ज्यादा शिकार करने लग गए। और ऐसी स्थिति में अब बात हुई कि नहीं, अब हम क्या करेंगे? इनको पकड़ के रख लेंगे, और पकड़ के रख लेंगे, और जब भूख लगेगी तब काट के खा जाएंगे। तो अब ये क्या करने लगे? इसको पकड़ के अपने साथ लाकर उसको बांध के रखने लग गए। तो कोई मम्मी रही होगी जिसके बच्चे बच्चे भी होंगे, वो साथ में आया, वो उसका दूध पी रहा था। अब इनको लगे, देख लो भैया ये भी तो उसका बचवा ही है, ये तो बिना कुछ खाए ही क्या कर रहा है, तो ऐसे ही जीवित है। यानी कि यहां पर सीखने लगे कि भैया इसका केवल मांस नहीं खाया जा सकता, इसके दूध से भी हम अपना पेट भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ठंडी वंडी लगी तो देखे कि भैया जानवर तो यहां पर आराम से चिपक के सो रहे हैं, हमें ठंडी लग रही है। उसी में से कोई उनके बीच में घुस गया, अब रात में ठंडी का अनुभव नहीं हुआ, उसको बड़ा गर्मी लगा कि पशु भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे तरीके से यह हमारे उपयोगी हो सकते हैं। और ऐसा समझते समझते इनको मध्य पाषाण काल का अंतिम टाइम पीरियड आ गया, और इस समय काल से अंतिम चरण में ये क्या करेंगे? तो पशुपालन की शुरुआत कर देंगे, है ना। पशुपालन, ठीक है, पशुपालन की यहां पर शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब केवल यहीं तक तो नहीं होना चाहिए ना, पूछा जाए कि इस समय काल में किस स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो ध्यान रखना 2 स्थल है। कौन से 2 स्थल है? ध्यान रखना, एक है आपका मध्य प्रदेश में,
एक स्थल जो है वो है आपके मध्य प्रदेश में और दूसरा स्थल जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, जहां से इस समय काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश में पूछे कौन सा स्थान है, तो यहां पर लिखोगे आप आदमगढ़। ठीक है, कौन सा स्थान है? आदमगढ़। और राजस्थान में कौन सा है? बागौर, है ना। राजस्थान में कौन सा हो गया? बागौर। बागौर कहां पर है? तो भीलवाड़ा, है ना। राजस्थान का जो भीलवाड़ा है वहां पर बागौर देखने को मिलेगा। और आदमगढ़ कहां पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा होशंगाबाद में, है ना। तो ये दो स्थल है जहां से ये साक्ष्य मिले हुए हैं कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, मजा आ गया। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। बताएंगे कि जो खाद्यान्नों की कृषि की शुरुआत हुई थी वो कब से प्रारंभ हुई थी। चलिए, संतोष का कहना है कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है, सर आपके कृपा से, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मैं आपको कहूंगा, हमने जितना कर्तव्य था उसका अच्छे से पालन किया, आपने भी अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन किया, मेहनत किया, सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो धन्यवाद आपका है, बधाई आपका है। ठीक है, दोनों अगर ईमानदारी से मेहनत करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो सफलता तो आसानी से मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए एक के साथ सभी जा रहे। नवपाषाण काल, बहुत बढ़िया, है ना। नवपाषाण काल की बात कर लें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नियोलिथिक एज। ध्यान रखना, अभी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो आपके पेपर हुए थे उसमें इसके हिंदी भी पूछे गए हैं और हिंदी के इंग्लिश भी पूछे गए हैं। तो नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? नियोलिथिक एज कहा जाता है। और ये ऐसा समय काल है ना। इसकी विशेषता अगर पूछ दे तो इसकी विशेषता क्या है? तो पशुपालन तो अभी हमने देखा, मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत हो गई। इसकी बात कर लें, है ना, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कृषि, है ना। मानव जो है वो कृषि करना सीख लेता है, अनाज उगाना सीख लेता है, और ये इनके जीवन में सबसे बड़ी क्रांति थी, सबसे बड़ी परिवर्तन थी। कैसे परिवर्तन भैया? तो अभी तक मानव जो था वो क्या था? खाद्य संग्राहक था, है ना। अभी तक मानव क्या था? तो खाद्य संग्राहक था, यानी कि इधर उधर से अपना भोजन एकत्रित करता था, उससे जीवन व्यतीत करता था। लेकिन अब खाद्य संग्राहक से ये क्या हो चुका है? ये हो चुका है खाद्य उत्पादक, है ना। क्या हो चुका है? खाद्य उत्पादक हो चुका है। अब तक भोजन के लिए जो इधर से उधर भटक रहा था, अब इसका जीवन क्या हो चुका है? इसका जीवन हो चुका है अस्थाई। अभी तक ये लोग यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब अस्थाई हो गए, क्योंकि फसल जहां पर लगाएंगे उसको क्या होगा? जानवर खा जाएंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए अपने खेत के अगल बगल ही ये घर बना के रहना शुरू कर देते हैं, है ना। घर बना के रहना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इनका जीवन क्या हो गया? अस्थाई हो गया। अस्थाई जीवन के साथ साथ यहां पर क्या हो गया? तो बस्तियां बनने लग गई, बस्तियों का निर्माण होने लगा। यही बस्ती आगे चलकर यहां पर शहर के रूप में भी क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाएगी। और भारत का पहला सभ्यता जो है ना, पहला सभ्यता जो है आप सभी को पता ही है कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो यहां पर क्या हुआ? कृषि कार्य से खाद्य उत्पादक हो गए, खाने का टेंशन खत्म हो गया। तो विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य भी यहां पर शुरू हुए, व्यापार वाणिज्य हुआ, बाजार बनी, है ना। और धीरे धीरे नगरीकरण के रूप में यहां पर क्या हो गया? तो यहां पर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नल्ला मल्ला पहाड़ियों में, या फिर नर्मदा घाटी में? बताएंगे भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य जो है वो कहां से मिला हुआ है। और मैं बता दूं ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका आंसर? चलिए ए और डी के साथ जा रहे। देखो, अगर हम बात करें, प्रश्न पूछे कि मानव का सबसे पहला साक्ष्य भारत में कहां से मिला, तो क्या लिखोगे? नर्मदा घाटी। ठीक है ना। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहां पर? तो जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, जो हमारा यहां पर
मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से सबसे पहले मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, अगर पूछ दे स्थान कि भैया कौन सा स्थान है जहां से मानव का पहला साक्ष्य मिला, तो क्या लिखोगे? लिखोगे हथनौरा। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है हथनौरा। और ये हथनौरा कहां पर है? तो अभी जिस होशंगाबाद के बारे में हमने बात किया, होशंगाबाद, इसी होशंगाबाद में अवस्थित है आपका हथनौरा, जहां से मानव का पहला साक्ष्य हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। स्थान कौन सा? अब बात करें, ये जो हथनौरा है ना, पूछ दे कि इसकी खोज किसने की थी, है ना, इसकी खोज किसने की थी, किसने पता लगाया कि भैया ये वो स्थल है जहां पर पहले मानव रहा करते थे, किसने इसकी खोज किसने की? तो क्या लिखोगे? लिखोगे अरुण सोनकिया। क्या नाम है? पुरातत्व वेदा है ना, पुरातत्व वेदा है ना, इनका नाम क्या है? अरुण सोनकिया। ठीक है, अरुण सोनकिया के द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी। अगर पूछ दे कब की गई थी, तो 1982 में, 1982 में इसकी खोज की गई थी, है ना। कब? 5 दिसंबर को। तो डेट याद मत रखना, ईयर याद कर सकते हो। खोज किसके द्वारा किया गया और कहां से पहला साक्ष्य मिला, यह स्थान कहां पर है? तो यह नर्मदा घाटी में है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। अगला कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा। मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था? हाँ, एसएससी का बैच आएगा, है ना, एसएससी का बैच आएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए ना, पहले 10th और ग्रेजुएट लेवल वाला ही था। 2 यहां पर वैकेंसीज आई थी, लेकिन 1-2 दिन पहले आप सबने देखा कि आपके इंटर लेवल पर भी वैकेंसी आई, और वो कोई नई नहीं है, 2023 वाली ही है। ठीक, और दोनों को मिलाकर, चूंकि पहले लगभग 11,000 के आसपास पदों पर आवेदन आमंत्रित करवाए गए थे, अब जोड़ जाड़ के 23,000 से भी ज्यादा हो गए, 23,175 के आसपास। तो इसमें संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत डिमांड आ रही है बैच के लिए, है ना, तो इसका बैच आएगा। ठीक है ना। चलो, यहां पर क्या हो रहा है? सभी सी के साथ जा रहे जौ। बहुत बढ़िया। अगर बात करें मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था, तो वो किया था जौ। ठीक है, वो कौन सा किया था? जौ किया था। आओ पूरा हम यहां पर बात कर देते हैं कि कौन कौन सा कहां कहां पर प्रयोग किया गया। अगर बात करें जौ का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो लगभग 8000 बीसी में। कब किया गया था? लगभग 8000 बीसी में। कहां पर? तो पश्चिम एशिया में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। कहां पर? पश्चिम एशिया। ठीक है, इराक, ईरान और भूमध्य सागर के मध्य का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कब? 8000 बीसी के आसपास। तो ये हो गया आपका पहला। इसके बाद जो प्रयोग किया जाने वाला फसल था वो था गेहूं, है ना। गेहूं भी इसके बाद, यानी कि लगभग टाइम पीरियड देखें तो ये भी लगभग 8000 बीसी के आसपास दिखाई देता है, लेकिन जौ के बाद जो प्रयोग किया जाने वाला अनाज था वो था गेहूं। और गेहूं कहां पर? तो ये भी आपके पश्चिम एशिया से सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद आएगा प्रयोग किया जाने वाला चावल, है ना। चावल की बात कर लें तो चावल के संदर्भ में ये 9000 से 7000 के बीच में माना जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसका कंफर्म नहीं, जैसे इसका लगभग 8000 बीसी हमने कह डाला, लेकिन चावल के संदर्भ में देखें तो 9000 से लेकर 7000 बीसी के बीच का माना जाता है। और सबसे पुराना प्रयोग हमने कहां पर देखा? तो अपने उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में, है ना, लहुरा देव उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर प्रयोग किया गया। मूल रूप से देखा जाए तो 8 अनाजों का प्रयोग यहां पर बड़े स्तर पर किए जाते रहे। ठीक, चौथा, 8 आओ आज मैं दर्शन करवा देता हूं। इसके बाद देखें तो अगला जो अनाज यहां पर प्रयोग में लाया गया वो था मक्का। और मक्का की बात करें, ये लगभग 6000 बीसी के आसपास इसका प्रयोग किया गया। और सबसे पहले कहां? सबसे पहले मैक्सिको में। कहां पर? तो सबसे पहले मैक्सिको में इसका प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद से 5वां देखें, है ना, 5वां, तो इसके बाद बाजरा।
क्या प्रयोग किया गया? बाजरा। बाजरा कब? तो लगभग 5500 बीसी के आसपास। कब? 5500 बीसी के आसपास। कहां पर? तो चीन में इसका प्रयोग किया गया। ठीक। उसके बाद छठवा जो था उसका नाम था सोरघम। क्या नाम था? इसका नाम था सोरघम। ठीक। ये कब? तो ये लगभग 5000 बीसी का क्या है? साक्ष्य है। और कहां पर? तो अफ्रीका में इसका प्रयोग देखा गया सबसे पहले। फिर सातवां जो है वो है आपका राई, है ना, राई। राई की बात कर ले तो ये भी लगभग 5000 बीसी के आसपास इसका प्रयोग किया गया। कहां पर? दक्षिण पूर्वी एशिया में, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यहां पर प्रयोग किया गया। और आठवां जो अनाज है वो है जई, है ना, यूरोप में प्रयोग किया गया, है ना। तो आठवां जो है, आठवां कौन सा है? आठवां है जई। लगभग 2300 बीसी के आसपास इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो यूरोप में किया गया है। तो ये जो आधुनिक मानव जिसे कहते हैं, है ना, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं पाषाण काल के संदर्भ में, उसमें देखा जाए तो ये 8 अनाज के साक्ष्य बड़े स्तर पर मिले हैं। कब कब का और सबसे पहले किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया वो सारी डेटा मैंने आप सभी को यहां पर दे दिया। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, कॉपी पेस्ट ना करें, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत महाद्वीप में कहां से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से, या फिर टोकवा से? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से? मद्य निषेध के लिए भी है ये, पढ़ो तो। एसएससी का एक ही बैच आएगा जिसमें आपका 10th लेवल, 11th और ग्रेजुएशन, क्योंकि सिलेबस देखें पैटर्न सेम है। पैटर्न में थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल है, लेकिन सिलेबस जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है ना, क्लियर? चलो, यहां पर सभी किसके साथ जा रहे हैं? सभी मेहरगढ़ के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेहरगढ़ ये पुराना डेटा है। अगर नए डेटा के आधार पर देखें तो हमारा सही आंसर क्या है? वो है लहुरादेव। ठीक है, अभी अभी तो मैंने बताया कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। कब का? तो 9000 से लेकर 7000 बीसी का। ठीक है, क्लियर है? तो पहले मेहरगढ़ हुआ करता था, लेकिन नए रिसर्च के आधार पर नई डेटा जो हो चुकी है ये हो चुकी है लहुरादेव। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कहां? तो संत कबीर नगर जिला है ना। संत कबीर नगर जिला जो है यहां पर अवस्थित है। कौन सा? लहुरादेव। और लहुरादेव से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। और ये चावल के साक्ष्य कब के? तो 9000 बीसी से लेकर 7000 बीसी का। ठीक है, इससे पहले मेहरगढ़ था, है ना। पहले अगर देखा जाए तो पहले क्या था? पहले इसका आंसर हुआ करता था मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ हुआ करता था। मेहरगढ़ कहां पर है ना? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ना। बलूचिस्तान जो है वहां पर ये क्या है? अवस्थित है। और यहां से लगभग देखें तो 7000 बीसी का साक्ष्य मिला हुआ है। किसका? तो कृषि का। और किसका साक्ष्य मिला हुआ है? तो गेहूं का साक्ष्य मिला था यहां से, है ना। गेहूं का यहां से साक्ष्य मिला हुआ था कि 7000 बीसी में यहां पर गेहूं उत्पादन किया जाता था। लेकिन उससे नया डेटा हमें क्या मिल गया कि 9000 बीसी के आसपास यहां पर चावल भी उगाए जाते थे। इसलिए अब जो नया हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लहुरादेव। आप सभी ध्यान में रखना। तो चावल के साक्ष्य, लेकिन अगर पूछ दे इससे पहले डेटा जो थी, है ना, कि चावल जो है, चावल के साक्ष्य इससे पहले कहां? तो पहले माना जाता था कि चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो कहां पर है? वो है कोल्डिहवा, है ना। कोल्डिहवा जो है, कोल्डिहवा से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हुए थे। और ये कोल्डिहवा कहां पर? तो ये था इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। और माना जाता था कि लगभग 6500 बीसी के आसपास के यहां से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। ठीक है, किसकी? चावल की भूसी प्राप्त हुई है। तो ये पहले 6500 था, अब हमारी नई डेटा है। तो आप क्या लिखोगे? लहुरादेव लिखोगे, ये सही आंसर होगा। ठीक है,
क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किलीगुल मोहम्मद, कालीबंगा या फिर मेहरगढ़। बताएं उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हुए। बताएंगे सभी क्या होगा? बस पढ़ाई पर ध्यान दे, उसके अतिरिक्त अगर कुछ करोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। तो फोकस ऑन द स्टडी ओनली। अगर सिलेक्शन लेना है, भटकाव तो है जीवन में, बहुत सारे भटकाव है। बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा है ना 4 आर्य सत्य के बारे में कि संसार जो है वो दुखों से परिपूर्ण है। ठीक है, तो उस दुख से क्या करना है, हमें बचना है। बच के उससे निकल गए, अपने टारगेट पर फोकस किए रहे, तो फिर जीवन भर सुख ही सुख रहेगा। चलो मैक्सिमम लोग यहाँ पर ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी वाले हैं, है ना। लेकिन सही आंसर की बात करें तो वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ से ध्यान रखना, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहां पर, तो अभी हमने पढ़ा कहां पर है, ये है बलूचिस्तान में। ठीक है, कहां पर है, बलूचिस्तान में। और अस्थाई जीवन की बात करें, अस्थाई जीवन कब का मिला हुआ है, तो लगभग 7000 ईसा पूर्व, है ना, लगभग 7000 ईसा पूर्व के अस्थाई जीवन के साक्ष्य यहां पर मिला हुआ है। किलीगुल मोहम्मद में भी अस्थाई जीवन था, लेकिन यहां पर देखें तो ये जो साक्ष्य मिले हैं लगभग 4000 बीसी के आसपास अस्थाई जीवन था। इससे 3000 पहले ही मेहरगढ़ में लोग जो थे वो अस्थाई जीवन जो है यहां पर व्यतीत कर रहे हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में भी देखें तो लगभग 3500 के आसपास, है ना, 3500 बीसी के आसपास यहां पर भी अस्थाई जीवन देखने को मिला था। तो दिए गए डेटा में से देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेहरगढ़ वो स्थान है जहां पर लोग अस्थाई जीवन निवास करना शुरू किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, पशुओं के प्रमाण मिलते हैं। तो इसके बारे में तो हमने अभी अभी पढ़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी अभी हमने पढ़ा। 2 स्थल हमने यहां पर देखा था, एक कौन सा, तो एक हमने राजस्थान में देखा था, क्या नाम था उसका, बागौड़, है ना। एक कौन सा हो गया, तो बागौड़ हो गया। कहां पर है ये, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, है ना। तो ये कहां पर है, ये राजस्थान है। और दूसरा हमने मध्य प्रदेश में देखा था, क्या नाम था उसका, नाम था आदमगढ़। क्या नाम था उसका, उसका नाम था आदमगढ़। ये कहां पर है, ये है आपके मध्य प्रदेश में। और यहां से आपके प्राचीनतम जो पशुपालन है उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम दौर में यहां से पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला कह रहे हैं कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। राख का टीला, एस माउंट की बात हो रही है, तो ये कहां से, ये नौपाषाणकालीन स्थल है और वहां पर राख का टीला देखने को मिला है। कहां से, बुदिहाल से, संगनकलू से, कुलडिहवा से या फिर ब्रह्मगिरी से। बताएंगे सभी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहां से प्राप्त हुआ है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलो पहले नहीं हुआ तो उसको लेकर अगर रोगे तो फिर ये तो सही बात नहीं है ना। सबको पता था कि उतने बच्चे, लगभग 17 लाख के आसपास बच्चे थे, है ना। तो उसमें से सबके तो होने नहीं है, होगा उसी का जिसने ज्यादा मेहनत किया। अगर आपका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी, उस कमी को फाइंड आउट करो, उस पर मेहनत करो, लग जाओ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज है। बिहार पुलिस के अभी भी 22,000 वैकेंसीज है जो आएगी अगले साल। तो वहां पर मेहनत करना है, कमियों को ढूंढो, वहां पर मेहनत करो। रोगे तो टाइम बर्बाद करोगे ना, वहां पर हमें टाइम बर्बाद नहीं करना। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बी के साथ सभी जा रहे, बहुत बढ़िया है। बी क्या है, यह है हमारा संगनकलू, है ना। तो संगनकलू जो है यहां से राख के टीले के साक्ष्य मिले हुए हैं और ये क्या है, एक प्रकार का नौपाषाणकालीन स्थल है। पूछे ये संगनकलू कहां पर है, तो ये है मैसूर में, है ना। मैसूर कहां पर, तो क्या लिखोगे, कर्नाटक। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में अवस्थित है संगनकलू। ठीक, बात करें तो
अगर पूछे कि क्या कहीं और भी स्थान है जहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, हाँ बिल्कुल हुए हैं। इसके अलावे कुछ अन्य स्थल की बात कर लें कि कोई अन्य स्थल जहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल हुए हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा पिकलीहल का, है ना। पिकलीहल जो है यहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, है ना। उसके साथ साथ यहां पर देखें तो उतनूर हो गया, है ना। कौन सा? उतनूर, है ना। यहां से भी क्या हुआ है? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो ये अन्य स्थल है जहां से राख के टीले प्राप्त हुए। अब इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है कि ये क्यों है, इन सीटू है या फिर एक्स सीटू है। इन सीटू का मतलब कि गांव के अंदर ही ये जलाया गया होगा, या फिर एक्स सीटू का मतलब कि लोग अपने गांव से दूर जाकर वहां पर आग लगाए होंगे। तो इसके कई सारे कारण इतिहासकार बताते हैं, हमें इसके बारे में यहां पर नहीं जानना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन टॉप क्लास के हैं, है ना। टॉप क्लास का है ना। आज का क्वेश्चन एकदम डेली आपको टॉप क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि ये सारे PYQs हैं। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो सारे कर लो और साथ ही साथ जो मैं डिटेल लिख रहा हूं वो सारे कर लो, तो पूरा सिलेबस अपना कवर नहीं हो जाएगा। क्या ही बच जाएगा? जहां से क्वेश्चन पूछे और आप सभी को ना आए, क्या ही बच जाएगा? ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना कि रेगुलर इस सेशन से जुड़े रहना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे जीके जीएस वाले, आपको कोई भी नया क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हाँ हमने कुछ ना कुछ यहां पर किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर सोन नदी का उपागम स्थल के रूप में? किसके लिए भीमबेटका जो है ये फेमस है? ठीक, तो जब भी क्वेश्चन आए भीमबेटका का, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये फेमस है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। जो केव पेंटिंग है, केव पेंटिंग के लिए ये फेमस है। ठीक, अब पूछा जाएगा सबसे पहले कि ये भीमबेटका है कहां पर, है ना। भीमबेटका जो है, ठीक है, ये है कहां पर? तो क्या लिखोगे? ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी पूछे कहां, जिला पूछ दे तो क्या लिखोगे? रायसेन जिला, है ना। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला जो है, रायसेन जिला में ये अवस्थित है, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में क्या है? शामिल है। ठीक है, तो यूनेस्को में भी इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब बात करिए भीमबेटका क्या है, तो ध्यान रखना ये किस कालक्रम से जुड़ा हुआ है? तो प्रागैतिहासिक काल से, है ना। तो यहां पर क्या मिला हुआ है? प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। ठीक है, शैल चित्रकला जो है इसके लिए क्या है? इसके लिए ये मतलब इसके लिए मशहूर है। ठीक है ना। बात करें यहां पर किसके किसके चित्र बनाए गए हैं, तो देखो उस समय काल पर देखा जाए तो मानव जो है, जो देखता था उसको चित्रित करने का प्रयास करता था। ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए तो हाथी, ठीक, फिर यहां पर देखें तो सांभर, ठीक, हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र देखने को मिले हैं, है ना। हिरण आदि के चित्र जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक, बात करें कि कितने स्थल हैं जो यहां पर खोजे जा चुके हैं जहां पर लोग निवास करते थे, तो लगभग यहां पर 700, है ना। ध्यान रखना कि अभी तक लगभग 700 स्थल जो है इसकी क्या हो चुकी है? इसकी खोज हो चुकी है जहां पर मानव निवास करते थे। और इन 700 स्थल में से 133 ऐसे स्थल हैं जहां से हमें चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि 700 में से 133 ऐसे क्षेत्र हैं, 133 ऐसे स्थल हैं, शरणस्थली हैं जहां पर लोगों ने चित्र भी बनाया हुआ है। ठीक, अब पूछते कि भीमबेटका जो है, भीमबेटका की खोज किसने की, है ना। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। जो जो बन सकता है वो सब हम देखते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करें कब हुई, तो लिख देना यहां पर 1957 में। खोज कब हुई? 1957 में। किसके द्वारा? तो VS वाकंकर के द्वारा। ठीक है, क्या नाम है इनका? VS वाकंकर। ठीक है, VS वाकंकर के द्वारा इसकी 1957 में खोज की गई थी। ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे।
अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हुए, बुर्ज होम से, कोल्ढेवा से, चोपनी मांडो से या फिर मांडो से। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कुत्ते के साथ मानव को भी क्या किया गया है, दफनाया गया है। बहुत बढ़िया। अगर हम इसकी बात कर लें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, है ना। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बात करें कहां पर है तो ये है श्रीनगर, है ना। और श्रीनगर में भी देखा जाए तो श्रीनगर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी बात करें किस काल से तो ये संबंधित है आपके नौपाषाण काल से, है ना। नौपाषाण काल से जुड़े हुए ये आपके समाधि मिले हैं जिसमें मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य देखने को मिला है। साथ ही साथ बुर्ज होम से एक और प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है, गर्तावास के संदर्भ में, है ना, कि गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं तो वो भी आपके बुर्ज होम से मिले हुए। तो यहां की ये विशेषता है। गर्तावास का मतलब क्या, ठंडे प्रदेश है तो लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर गड्ढे खोद के उसमें रहते थे, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गर्तावास कहा जाता है। तो ये बुर्ज होम की क्या है, विशेषता है। यहां से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, क्लियर। गर्तावास का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गड्ढों वाले घर, है ना, गड्ढों वाले घर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछ सकता है, अब पूछ सकता है कि ये जो बुर्ज होम है इसकी खोज कब और किसने की, है ना। इसकी खोज, तो इसकी खोज 1935 में किया गया था, है ना। और किसके द्वारा किया गया था तो दो लोग थे, एक का नाम है डी टेरा, है ना, एक का नाम है डी टेरा और दूसरे का नाम है पीटरसन। क्या नाम है, पीटरसन, है ना। तो इनके द्वारा कब तो 1935 में बुर्ज होम की खोज की गई थी। ये बातें आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखना। ठीक है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। आओ बढ़ते हैं आगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को या फिर जेम्स प्रिंसेप को। बताएंगे कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें यहां पर सही आंसर तो ऑप्शन ए यहां सही है। एलेक्जेंडर कनिंघम जो है, एलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसी को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये है कौन तो ये एक ब्रिटिश सेनाध्यक्ष है। कौन है, ब्रिटिश सेनाध्यक्ष। ठीक है, एक ब्रिटिश सेनाध्यक्ष था कौन, एलेक्जेंडर कनिंघम। और ध्यान रखना समय है आपका 1861 का। 1861 में इसे ब्रिटिश सर्वेक्षक के रूप में, है ना, पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इसको नियुक्त किया जाता है ना। तो 1861 में भारत में इसे पुरातत्व सर्वेक्षक, है ना, ध्यान रखना, पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इसकी नियुक्ति होगी। सर्वेक्षक के रूप में इसकी क्या की जाएगी, इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक, आगे चलकर 71 में क्या किया गया, है ना, 1871 में क्या हुआ तो 1871 में सरकार के अधीन एक पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी गई, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना क्या चीज, 1871 में क्या हुआ, पुरातत्व विभाग की स्थापना, है ना। पुरातत्व विभाग का यहां पर क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। क्लियर है। उसके बाद एक और डेट याद रखना है 1901 का। 1901 में क्या होगा तो ये किसका टाइम पीरियड है, कर्जन का टाइम पीरियड है। और कर्जन के टाइम पीरियड पर क्या किया गया, इसी को केंद्रीकृत कर दिया गया, है ना। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसकी शुरुआत 1861 में हुई थी, इसको क्या कर दिया गया, इसको एक केंद्रीकृत स्वरूप यहां पर प्रदान कर दिया जाता है। और तब जाके जो जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल, वो इसका पहला निदेशक
निदेशक बनता है ना। तो ध्यान रखना, जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल क्या बनेगा, इसका पहला निदेशक बनेगा 1902 में, है ना। पहला निदेशक कौन बना, 1902 में बना। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप सभी एक बार कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। बताएं सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो अपना प्यारा भारत जो है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है। अगर हम पूछें 7वां है तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है ना, कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करिए जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वो भी लिख लेना, है ना। कितना है, विश्व का कितना प्रतिशत है, तो विश्व का ये 2.4% क्षेत्रों पर अपना भारत जो है वो क्या है, विस्तारित है। वहीं बात करें विश्व की कुल जनसंख्या, है ना, तो विश्व की कुल जनसंख्या की अगर हम बात कर लें, है ना, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% विश्व की जनसंख्या। तो लगभग 2.5% भी हमारे पास क्या है, जमीन नहीं है पूरे लैंड एरिया का, लेकिन पूरी जनसंख्या का लगभग 18% जनसंख्या जो है अपने देश में निवास करती है, जिस कारण से जनसंख्या घनत्व तो यहां पर ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब बात करें और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने प्यारे भारत से, तो भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा कि ये किस महाद्वीप में है, तो आप सबको पता ही है कि अपना प्यारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप में भी पूछे कहां, तो दक्षिण एशिया में, है ना, कहां पर, तो दक्षिण एशियाई देश है अपना भारत, है ना, तो दक्षिण एशिया में अपना प्यारा भारत अवस्थित है। अगर बात करें पृथ्वी पर कहां पर अवस्थित है, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्या लिखोगे, लिखोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर अवस्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अपना प्यारा भारत अवस्थित है। और बात करें जब 7वां है तो पहले के 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो यहां पर हो जाएंगे आपके रूस, है ना, रूस हो जाएगा, फिर यहां पर देखें तो कनाडा हो जाएगा, फिर यहां पर देखें तो यूएसए हो जाएगा, फिर यहां पर देखें तो चीन हो जाएगा, चीन के बाद हो जाएगा ब्राजील, है ना, ब्राजील के बाद कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद सबसे बड़ा देश में 7वें क्रम पर आता है अपना प्यारा भारत। ठीक है, अपना प्यारा भारत। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और भारत में राज्यों की संख्या 29 है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, आपको यह बताना है। कौन सा जोड़ा जो है यहां पर गलत है। बताएं सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एक ही तो कोई यहां पर एक्यूरेट होगा। तो अभी अभी हमने देखा भारत का क्षेत्रफल कितना है ना, तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास हमने देखा। अर्थात अगर उसको मिलियन में बदलोगे तो ये तो डेटा क्या है, बिल्कुल सही है। ये डेटा क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर मुख्य भूमि की बात कर लें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है हमारा विस्तार। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर पूछ दे हमारा
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो इसको लेकर शुरुआत कहां से होता है? 6 डिग्री 45 मिनट से, है ना। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। ठीक है। उसके बाद बात करें देशांतरीय विस्तार का, है ना, रेखांशीय विस्तार या फिर देशांतरीय विस्तार, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। अरे भैया, भारत में अभी कितने हैं? 28 राज्य हैं ना। अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की, तो अपने प्यारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और इसके साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश, जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, ये है अपने प्यारे भारत में। और यहां पर राज्यों की संख्या 29 दे रखा है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी ना। ऑप्शन डी क्या है? ये हमारा गलत आंसर हो जाता है। ऐसे प्रश्न में भी इतना कंफ्यूजन, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। अर्थात रिवीजन की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है और उसीलिए मैंने इस सेशन की शुरुआत की है। अब ये क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक में दे रखा है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और कूट दे रखा है ए में है 1 2 4, बी में है 1 2 3 4, सी में है 1 3 4 और डी में है 2 3 4। बताएं कर्क रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है? इसका क्या होगा आंसर? चलो सबसे पहले तो यहां पर हम बात कर ले किसकी? कर्क रेखा की। सबसे पहले देखो कर्क रेखा है क्या, है ना। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है। और ये कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। भारत के बीचों बीच से, है ना, बीचों बीच से होकर गुजरती है। साथ ही साथ भारत के 8 राज्यों से, ठीक है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर क्या करती है? गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन है? तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। कौन सा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कितने हो गए? 4, है ना, छत्तीसगढ़। उसके बाद 5वां हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक। उसके बाद 6वां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 7वां जो है वो हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, और 8वां जो है वो है मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें से कोई अगर नहीं है तो वो आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। बाकी यहां पर देखें तो हमारी गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो 1 2 4 सही है। इस आधार पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान प्रश्न था, कुछ नहीं था, बस स्टेटमेंट वाइज आप सभी को दे दिया, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? ऑप्शन ए। वही बात करें बिहार की कि अपना बिहार जो है उसकी अवस्थिति क्या है? तो इसके उत्तर में अवस्थित है ना। क्या लिखोगे? कि बिहार जो है इसके कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ठीक। अब यहां से पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे? लिखोगे माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या फिर काटती है, ठीक है। कौन सी नदी? माही नदी। ये कई बार क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं। अगला देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पूछ रहा है कौन सा
राज्य जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, उसका बड़ा ही आसान है, बताएं सभी क्या हो जाएगा। चलो, अभी अभी हमने देखा 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, उसमें अपना झारखंड भी था, त्रिपुरा भी था, मिजोरम भी था, नहीं था तो एक मणिपुर। तो इस आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, इसका सही आंसर लगा सकते हो। ठीक, तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्नों में से एक था। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में या फिर दिल्ली में? बताएं। आप लोग बोलते थे ना कि प्रश्न का लेवल जो है थोड़ा सा तगड़ा वाला रखिए, लो तगड़ा वाला। बताओ आंसर। प्रश्न कह रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, और ऑप्शन दे रखा है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली। कहां पर होगा बताएंगे सभी। चलिए 18 के बी के साथ जा रहे हैं, वही हो रहा है ना। एक आंसर दे दिया, उसके बाद से चलो। अब देखो ये प्रश्न जो है कहां से पूछा गया है, कितना बढ़िया जगह से ये प्रश्न पूछा गया है। ये है अपना गोला, ठीक है। बीच में 0 डिग्री पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, इक्वेटर बोलते हैं। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में हमने क्या कर लिया, एक काल्पनिक रेखा खींच ली। ऊपर वाले को हमने नाम दिया कर्क रेखा। क्या नाम दिया, तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। और ये क्या है, सूर्य की लिमिटेशन है। सूर्य कभी कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, कभी मकर रेखा पर रहेगा, हमेशा इसी के मध्य, ठीक है ना। अब बात करें कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी को याद आ गया होगा, है ना। यहां पर एकदम सूर्य क्या कर रहा है, लंबवत चमक रहा है, एकदम गर्मी पूरी गिर रही है। डेट कौन सा है, ये है आपका 21 जून। कौन सा, तो 21 जून, है ना। यहां पर क्या होगा, लंबवत चमकेगा। अब जब कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमक रहा है, इस स्थिति को कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण होना। क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण होना। और जब यहां लंबवत चमक रहा हो तो ध्यान रखना, इससे जैसे जैसे उत्तर जाओगे, जैसे जैसे कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाते जाओगे, दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी, दिन की अवधि जो है वो ध्यान रखना हमेशा बढ़ती जाएगी। और एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा जहां पर रात ही नहीं होगा। जैसे हमने यहां पर एक सर्किल जो खींच रखी है 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल तक क्या होगा, रात कभी होगा ही नहीं, वो हमेशा दिन ही रहेगा। तो यहां दिन रात हो रहा था, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं दिन की अवधि बढ़ रही है, रात की अवधि क्या हो रही है, घट रही है। अब यह हमें समझ में आ गया कि कर्क रेखा से जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जो जितना दूर होगा उत्तर में, वहीं पर दिन की अवधि क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो आओ हैदराबाद, चेन्नई की बात करें, ये सब तो कर्क रेखा के नीचे ही है। भोपाल की बात करें, ये कर्क रेखा के समीप है, क्योंकि मध्य प्रदेश से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो क्या है, सबसे उत्तर में है, और इस आधार पर सही आंसर हमारा क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। तो देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा है ना। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न कैसे भी पूछे आप इजीली तौर पर उसका आंसर बता पाओगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब दे देता आपको क्या चीज, अब दे देता यहां पर आपको जम्मू एंड कश्मीर। तब क्या लगाते भैया, इससे भी उत्तर में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहां पर दिन की अवधि और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरे देश की बात कर देता तो उसकी भी क्या होती, यहां पर ज्यादा हो जाती। ठीक है, तो आशा करता हूं अब यहां पर आपकी गलती नहीं होगी। अगला देखो, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में,
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, या फिर 1833 के चार्टर एक्ट में? बात हो रही है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम में किया गया था? बताएंगे सभी। अच्छा, इसमें भी गलतियां बहुत सारी। चलिए, ए बी, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसी के आधार पर 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। तो 1773 के एक्ट के माध्यम से 1774 में स्थापना, ठीक है। कब? 1774 में इसकी क्या कर दी गई? इसकी स्थापना कर दी गई। अब पूछ देगा कि ठीक है भैया, स्थापना तो हो गया, तो इसके प्रथम चीफ जस्टिस कौन, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? पूछेगा ना कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके कौन? तब क्या लिखोगे? तब लिखोगे एलिजा एम्पे, ठीक है। क्या नाम था? नाम था एलिजा इम्पे, ठीक है। इम्पे एम्पे कुछ भी हो, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब बात करें इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों जाता है? क्योंकि कंपनियों में बड़ी स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा था। एक तरफ देखे तो कंपनियां जो है लॉस में जा रही थी, लाखों रुपए वो कर्ज में डूब गई थी, और दूसरी ओर जब इसके अधिकारी अपने देश वापस लौट के जाते थे तो बोरिया भर भर के धन संपदा वो लेकर जाते थे, ठीक। तो अब यहां पर शक तो होगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि भैया ऐसा क्या हो रहा है कि जो अधिकारी आ रहा है वो करोड़पति बन के आ रहा है, और कंपनी जो है वो क्या हो रहा है, यहां पर माइनस में जा रही है, कर्ज में जा रही है। तो अब उसी को रेगुलेट करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर आया था, ठीक है। पहली बार केंद्रीकरण की शुरुआत इसके माध्यम से होते हुए आपको नजर आएगी। कैसे हो गया? तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है। सबसे पहले बंगाल का क्या होता था? गवर्नर होता था। अब इसको क्या बना दिया गया? इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो क्या लिखोगे? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग पहला व्यक्ति था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना हुआ था, ठीक है। अब इस गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया? तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन भी कर दिया गया है ना। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि जितने भी गवर्नर थे वो सभी अपना स्वतंत्र रूप से यहां पर निर्णय ले पा रहे थे, लेकिन अब इसके पास दायित्व तो क्या आ गया कि अपना क्षेत्र तो देखेगा ही, इसके साथ साथ बंगाल है ना, बंगाल का तो देखेगा ही, फिर मद्रास बॉम्बे इन सभी के लिए भी यही देखेगा, कानून वानून यही बनाएगा। तो इसको सहायता कौन देगा? इसको सलाह कौन देगा किसी भी मुद्दे पर? तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का यहां पर क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। और इसका कार्यकाल जो रखा गया, इसका कार्यकाल, ये कार्यकाल रखा गया 5 वर्ष, है ना, कि 5 वर्ष तक यहां पर चलेगी, ठीक। पूछ दे कि ये 4 सदस्य कौन कौन थे, है ना। अगर पूछ दे ये 4 सदस्य कौन कौन से थे, तो एक था यहां पर, क्या नाम था उसका नाम था फ्रांसिस, ठीक है। पहला व्यक्ति था फ्रांसिस, है ना। दूसरा जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्लेवरिंग। क्या नाम था उसका? क्लेवरिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था मानसन। क्या नाम था? मानसन था। और चौथा व्यक्ति जो था वो था बारवेल। क्या नाम था? बारवेल। तो ये 4 सदस्य थे जो सबसे पहले इसके कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे, ठीक है। तो इसके माध्यम से केंद्रीकरण की शुरुआत करने का प्रयास किया जाता है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया?
1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, बताइएगा। कंपनी आप सबको पता ही है कि 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को एक कंपनी स्थापित की जाएगी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाएगा, और ये भारत में व्यापार करने के लिए आएंगे। लेकिन आने से पहले वहां के महारानी के द्वारा एक आदेश पारित करवा के ये व्यापारिक एक अधिकार वहां से प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र से कोई भी डायरेक्टली भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा, अगर करेगा तो कंपनी के साथ जुड़कर ही करेगा, है ना। तो ये व्यापारिक एक अधिकार जो है ये समाप्त कब होता है? ये होता है 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, है ना। दो चीज यहां पर रख ली जाती है ना, कि चीन के साथ और चाय का जो व्यापार होगा वो कंपनी के थ्रू ही जुड़ के होगा, अन्यथा की स्थिति में उसको छोड़ के क्या कर लो, बाकी जितने भी व्यापारिक अधिकार हैं, एक अधिकार है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। और 1833 का जब चार्टर एक्ट आएगा तो यहां पर दो चीज थी, चीन के साथ और चाय का व्यापार, इन दोनों को भी खत्म कर दिया जाता है। यानी कि पूर्णतः व्यापारिक एक अधिकार अगर पूछे कि पूर्णतः व्यापारिक एक अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से खत्म हुआ, तब क्या लिखोगे? तब लिखोगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, वो चाय और चीन वाला व्यापार भी क्या कर दिया जाता है? यहां पर खत्म कर दिया जाता है। 1813 से और क्या क्या पूछा गया है? तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना, इसी के माध्यम से यह व्यवस्था की जाती है कि भारतीय लोगों के शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा, है ना। तो भारतीयों की शिक्षा पर, ऐसे लिख लीजिए कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो है ये क्या करेंगे? ये खर्च करने का प्रावधान करते हैं। इसी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों को क्या मिल जाता है? तो भारत में, है ना, ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, तो यहीं पर ध्यान रखना, इसी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो ईसाई मिशनरी है ना, जो यहां पर ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी को ये आजादी मिल जाती है कि वो भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। भारत में ईसाई धर्म का ये क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अनुमति दे दी जाती है। तो संपूर्ण एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट से खत्म किया गया, है ना। चीन चाय को छोड़कर 1813 वाले से खत्म कर दिया जाता है। अगला देखो कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। संघीय न्यायालय की बात हो रही है कि किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। पढ़ लो तो फायदा मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर खुद ही सोचोगे, जब फिर बगल वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, फिर वही सिचुएशन होगी जो आज है। इसलिए समय रहते संभल जाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो खूब। चलिए यहां पर एक के साथ जा रहे हैं, गलत है ना। अगर बात करें सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, इसी से समझ में आ जाएगा। जो हमारी संघीय न्यायालय थी, है ना, संघीय न्यायालय, ठीक है, अगर कहे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। अब समझ में आया क्या प्रावधान रहा होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में है ना उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हमारे यहां पर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहीं पर लिख दूं किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, अधिनियम 1935 के तहत इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है।
ठीक है, अब बात कर ले कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहां पर कौन, तब क्या आंसर दोगे, अगर ये प्रश्न पूछे तो दोगे मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, क्या नाम था, नाम था मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, ये इसका पहला मुख्य न्यायाधीश था, मॉरिस ग्वेयर। ठीक, बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। बताएंगे केंद्र में द्वैध शासन जो है वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। चलिए, अगर हम बात करें कहां पर, तो प्रांतों में, तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक, उसके बाद बात करें किसकी, 1935 का अधिनियम, जो इसका सही आंसर है, इसके तहत हुआ क्या, तो सबसे पहला काम किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, है ना, और इसके स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, है ना। तो प्रांतों में खत्म करके केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन को यहां पर लागू कर दिया गया। साथ ही साथ यहां पर और क्या किया गया, तो जो केंद्र में संघीय विषय थी, है ना, जो यहां पर हम बात करें केंद्र में संघीय विषय, उसको दो भागों में बांट दिया गया, है ना, संघीय विषय जो है यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, नॉर्मली अगर शब्दों में हम देखें तो, है ना। तो केंद्र में संघीय विषय जो है इसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग जो कहलाया वो क्या कहलाया, वो कहलाया आरक्षित, है ना, रिजर्व्ड, है ना, और दूसरा जो है वो क्या कहलाया, हस्तांतरित, ट्रांसफेरेबल, है ना, इसको हिंदी में क्या कहा गया, हस्तांतरित। ठीक है, तो एक हो गया आरक्षित विषय, है ना, और एक जो हो गया वो हो गया हस्तांतरित विषय। तो ये भी 1935 के अधिनियम के माध्यम से किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर पूछे कि भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई, तब भी क्या लिखोगे, 1935 का अधिनियम। ठीक है, क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। इसी के माध्यम से जो बर्मा है, बर्मा को भी ब्रिटिश भारत क्षेत्र से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी चाहो तो आप लिख सकते हो। अगला देखो, अगला कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई, इन विच सिटी डिड लॉर्ड महावीरा जैन अटेन निर्वाणा, राजगीर में, सांची में, पावापुरी में, या फिर समस्तीपुर में। बताएंगे महावीर जैन की मृत्यु जो है वो किस नगर में हुई थी। तो आप सबको पता ही है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी, है ना, तो दो डेटा मिलता है, एक देखा जाए 468 बीसी, और वहीं न्यू एनसीईआरटी की बात कर लें तो यहां पर आपको 527 बीसी देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये आपको न्यू एनसीईआरटी की डेटा है, लेकिन सबसे मान्य जो है वो क्या है, जो पहले से चलते आ रहा है 468 बीसी वाला, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद पूछेगा क्या, इसके बाद पूछेगा कि इनका जन्म कहां पर हुआ, इनका जन्म कहां पर हुआ। तो जन्म होगा वैशाली में। कहां पर, वैशाली में। वैशाली में भी पूछे कहां, तो वैशाली के कुंडग्राम में। कहां पर, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। तो जब मृत्यु की दो डेट है तो जन्म के भी आपके दो डेट देखने को मिलेगा। जो ओल्ड डेटा है वो है आपका 540 बीसी जो सर्वमान्य है, और न्यू एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, 599 बीसी। क्या दे रखा है, 599 बीसी। यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 72 वर्ष की आयु में, है ना, 72 वर्ष की
आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इससे भी मिलाओगे तो 72 वर्ष आयु होगा, और न्यू एनसीईआरटी वाले मिलाओगे तब भी वही होगा, लेकिन सर्वमान्य जो है ये वही वाला है 540 ईस्वी वाला। ठीक है, इनके पिता का नाम पूछा गया है, तो पिता जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सिद्धार्थ, है ना। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। साथ ही साथ यहां पर पूछा जाएगा इनके प्रथम शिष्य, तो इनके प्रथम शिष्य कौन थे, प्रथम शिष्य जो थे वो थे जमाली, जो इनके दामाद थे, है ना। पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ था और पहले शिष्य के रूप में यही बनेंगे। तो प्रथम शिष्य कौन यहां पर, जमाली, ये भी आप सभी अवश्य ध्यान में रखना। ठीक, बढ़े आगे। अगला कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। बताएंगे कि इन्होंने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहां पर दिया। तो आप सबको पता ही है कि लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी में इनका क्या होगा, जन्म होगा। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म होगा। कब, 563 ईसा पूर्व में। और ये वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में ये नेपाल में अवस्थित है, ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त कहां हुआ, ज्ञान प्राप्त जो है, इनको ज्ञान प्राप्त जो हुआ वो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में, बोध गया में भी किस पेड़ के नीचे, तो पीपल वृक्ष जो था, पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी की बात करें तो नदी कौन सी थी, निरंजना नदी, जो फल्गु नदी की सहायक नदी है। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके बाद प्रश्न पूछा गया इनके प्रथम उपदेश से, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो वो पहली बार कहां पर, सारनाथ में दिए थे, 5 ब्राह्मणों को, अपने 5 साथियों को दिए थे। और यहां पर इनको ज्ञान क्या, 4 आर्य सत्य के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, ठीक, अगर पूछे कि सारनाथ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पहले ऋषि पतन कहा जाता था, है ना। इसे पहले क्या कहा जाता था, पहले इसे ऋषि पतन के नाम से जाना जाता था। अब इसी को सारनाथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूछा जाए महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण ये क्या है, तो इनके मृत्यु की घटना जो है ना, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है कुशीनगर में। और कुशीनगर वर्तमान में कहां पर है, यह है उत्तर प्रदेश। बोधगया कहां पर है, अपने बिहार में, कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। ठीक, क्लियर। चलो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। बताएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा चारों में से समान नहीं है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। आशा करता हूं सभी को मजा आया होगा और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही होगी। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि इस सेशन से रेगुलर जुड़ना है। मंडे टू फ्राइडे हम करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे आप इसी का रिवीजन करना। रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। आज हर एक चीज पढ़ो और 1 साल बाद जब अपने आप को कंपेयर करके देखोगे तो फिर पाओगे कि आप उसी स्थान पर हो जिस स्थान से आपने शुरुआत किया था। और ये कब होगा, जब आप रिवीजन नहीं करोगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें रिवीजन करना है ना। अच्छा, कुछ गलत लिख दिया क्या, 468, हाँ 483 होगा, माफ करना है ना, ये 483 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कितना होगा, ये 483 BC है ना। और इसी वर्ष पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो 483 होगा, बहुत बढ़िया। इसकी बात करें सभी यहां पर डी के साथ जा रहे हैं, नहीं देखो बात करें तो यहां इसमें देखा जाए अंतर, तो अंतर है आत्मदमन का। ठीक, अंतर क्या है, आत्मदमन का। दोनों में ये समान नहीं पाया जाता। दोनों ही अहिंसा की बात करता है कि हमेशा अहिंसा के साथ चलना है। दोनों ही वेदों के प्रति उदासीनता दिखाता है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी कर्मकांडीय व्यवस्था थी, इसी के खिलाफ तो यहां पर बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है यहां पर विकसित हुए, इनका प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने बड़े स्तर पर समर्थन भी दिया। तो वेदों के प्रति उदासीनता जो है ये भी दोनों में समानता है। रीति रिवाजों की ये अस्वीकृति करते हैं,
जैसे यहां पर रीति रिवाज क्या चलते आ रहा था पहले से कि भैया जो निचले वर्ग के लोग हैं वो वही काम करेंगे, शूद्र सबकी सेवा ही करेंगे, वैश्य जो है वो व्यापार ही करेंगे, ब्राह्मण आपको केवल शिक्षित ही करेंगे, क्षत्रिय ही आपकी रक्षा करेंगे। तो ये सब क्या है, पहले से रीति रिवाज था। महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों के अधीन है, ये रीति बना दी गई थी। इन्होंने कहा कि भैया ये कैसे होगा, हम क्या है, हम तो समान हैं, ईश्वर ने तो हमको समान बना के भेजा है, चाहे महिला की बात कर ले, पुरुष की बात कर ले, या क्षत्रियों की बात कर ले, या फिर हम वैश्य की बात कर ले, शूद्र की बात कर ले, सबको तो बराबर। आत्मदमन की बात की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का रास्ता दिया है। ठीक है, मध्यम मार्ग का रास्ता दिया है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भैया मोक्ष जो है वो समान रास्ते से आसानी से भी प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं महावीर स्वामी ने क्या कहा, महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, मोक्ष ऐसे प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, यहां तक कि अपना शरीर भी त्यागना पड़ेगा, तभी जाके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो इसी को कहा जाता है काया क्लेश, है ना, आत्मदमन। अपना क्या कर दो, दमन कर दो। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यही किया ना, श्रवण बेलगोला में जाकर अंतिम समय काल पर संथारा प्रवृत्ति के माध्यम से अपना शरीर क्या किया, त्याग कर दिया मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया, इन्होंने कहा कि जीवन रहते भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ेगा, बिना मरे हुए आप यहां पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है किसमें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आज का होमवर्क रहेगा, है ना, कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठवा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो बोधि वृक्ष है ना, जो बोधि वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है। आप सभी इसका आंसर होमवर्क में बताओगे और सेशन जो है यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रश्न कैसे लगा आप सभी अवश्य ही कमेंट करके बताएं। सेशन कैसा लगा ये भी बताना है, एक्सप्लेनेशन कैसा रहा ये भी बताना है, क्योंकि आज इस वे में पहली कक्षा थी और लगातार ये कक्षा जो है मैं इसी बेस पर लेकर चलते रहूंगा, ताकि जीके जीएस का जो आपका कंफ्यूजन था, है ना, जो इसमें दुख दर्द है कि हमारा बड़ा कमजोर है, ये कमजोर की स्थिति जो है वो समाप्त हो जाए। और अगले महीने, है ना, मतलब लगभग 1 महीने की कक्षा करने के पश्चात आप जब जीके जीएस का प्रश्न पत्र उठाओ तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये तो मैं जानता हूं, है ना, शशि सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये वाली कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर बिल्ड करूं। इसके लिए आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना मेहनत करके मैं आ रहा हूं। रेगुलर आपको भी रहना पड़ेगा जिस रेगुलरिटी के साथ मैं यहां पर क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि ताली एक हाथों से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ठीक है, प्रेम भी बेहतर वही चलता है जो दोनों तरफ से हो। एक तरफा प्रेम होगा तो फिर है ना, हाफ गर्लफ्रेंड वाली कहानी बन जाएगी। तो हमें हाफ गर्लफ्रेंड वाली कहानी नहीं बनानी, हमें पूर्णता के साथ अपना अध्याय जो है उसको कंप्लीट करना है। इसलिए आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें, है ना, पूरी टीम मिलकर मेहनत करें, सफलता अवश्य ही सुनिश्चित होगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।